Hello everyone. Today we are here with literary devices and will study literary devices that used in school poems. Because whenever I teach you poetry, I use literary devices that have been used in poems. So today we'll study literary devices. What are literary devices? What are common literary devices? So today we'll study the list, the examples and the definitions of literary devices. So what are literary devices? The question arises in our mind is what are literary devices? So literary devices are some special kinds of things that the poet does in his poem. The things like he uses rhyme, rhythm and he uses some such words that creates different effects. सो लिटरेरी डिवाइसेस क्या होते हैं? जैसे हमारे हिंदी के अंदर होते हैं अलंकार होते हैं। तो जो कवि होता है अपने काव्य के अंदर उसको और भी ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए अलंकारों का यूज़ करता है, जिससे कि उसके काव्य में एक अलग से वो पहचान वो अपनी बना सके, अलग से उसका काव्य दिखे। तो इस तरह से लिटरेरी डिवाइसेस होते हैं जो कि पोएट अपनी पोइट्री के अंदर यूज़ करता है। सो पोएट अपनी पोइट्री को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए उसमें एक अलग सी फील आ सके, इसके लिए वो पोइट्री के अंदर जो है रिदम का यूज़ करता है, राइम का यूज़ करता है और कुछ वर्ड्स का यूज़ करता है, जिससे कि उसकी पोइट्री और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बन सके। सो ये होते हैं आपके लिटरेरी डिवाइसेस। सो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। सो देयर आर सम लिटरेरी डिवाइसेस बिलो, कि कुछ नीचे लिटरेरी डिवाइसेस दिए गए हैं। सो व्हाट आर दे? सो फर्स्ट वन इज alliteration. Alliteration is the repetition of a consonant sound at the start of two or more consecutive words. Alliteration क्या होता है? Alliteration में repetition होता है किसका? कॉन्सोनेंट साउंड का। कहाँ पर होता है इसका रेपिटेशन? स्टार्टिंग में टू और मोर कंसेक्यूटिव वर्ड्स। कंसेक्यूटिव वर्ड्स मीन्स जो क्लोजली कनेक्टिव वर्ड्स होते हैं, जो पास पास में जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, उनके स्टार्टिंग में अगर कोई कॉन्सोनेंट साउंड का रेपिटेशन हो रहा है तो वहाँ पे यूज़ होता है एलिट्रेशन। ओके, सो हियर आर सम एग्जाम्पल्स, जैसे हिज हॉर्समैन हार्ड बिहाइंड अस राइट। सो आप इस लाइन में देख सकते हैं कि इसमें जो एच वर्ड है ये बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। सो यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड जो है रिपीट हो रहा है। सो यहाँ पे एलिट्रेशन का यूज़ पोएट ने किया है। ओके, अब नेक्स्ट लाइन देखिए, शुड दे आवर स्टेप्स डिस्कवर। शुड दे आवर स्टेप्स डिस्कवर। सो यहाँ पे एस साउंड ये प्रोमिनेंट है, इसका यूज़ हो रहा है, इसका रेपिटेशन हो रहा है। सो यहाँ पे एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है। देन अगेन नेक्स्ट वर्ड, देन हु विल cheer माई बोनी ब्राइड। सो हियर यू कैन सी हु विल एंड बोनी ब्राइट। सो यहाँ पे W साउंड एंड यहाँ पे B साउंड ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, इसका रेपिटेशन हो रहा है। सो यहाँ पे पोएट ने एलिट्रेशन का यूज़ किया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज allusion. So allusion is a reference or a suggestion to a historical or well-known person, place or thing. कि जब भी पोएट अपनी पोइट्री के अंदर किसी हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में या किसी बहुत ही वेल नोन पर्सन, प्लेस, थिंग इनका रेफरेंस देता है अपनी पोइट्री के अंदर, सो वहाँ पे पोएट एल्यूजन का यूज़ करता है। सो लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स। सो नॉट मार्बल nor the glided monuments, nor Mars his sword, nor war's quick fire shall burn
the living record of your memory. So in this poem, not marble not the gilded monuments, ये आपकी क्लास 10th की पोम है. सो इसमें पोइट ने कहा है मार्स. सो यहाँ पे मार्स जो वर्ड है ये है ग्रीक गॉड ऑफ वॉर. ग्रीक गॉड ऑफ वॉर के लिए यूज़ किया गया है. सो यहाँ पे पोइट ने एक फेमस पर्सनालिटी, एक वेल नोन पर्सन का यूज़ किया है इस वर्ड के थ्रू. उसका वो रेफ़र कर रहा है पोइट. सो यहाँ पे अल्यूजन का यूज़ पोइट ने किया है. सो नेक्स्ट हम So here in the second line, the judgment that yourself arise, you live in this and dwell in lover's eyes. So here the poet says, in the judgment word. So ये जो यहाँ पे judgment word यूज़ किया है पोइट ने, ये यूज़ किया है पोइट ने जजमेंट डे. एंड ये जजमेंट डे कहाँ होता है? ये क्रिश्चियनिटी के अंदर होता है, जहाँ पे गॉड जो हैं लोगों के डीड्स को देखते हैं कि किन लोगों ने अच्छे गुड डीड्स किए हैं, किन्होंने गंदे डीड्स किए हैं. तो जिन लोगों ने अच्छे डीड्स किए हैं तो उनके अकॉर्डिंग उनको हेल और हेवन दिया जाता है. सो यहाँ पे अगर पोइट जजमेंट वर्ड यूज़ कर रहा है तो वो किसको रेफ़र कर रहा है? जजमेंट डे के लिए. सो यहाँ पे पोइट ने अल्यूजन का यूज़ किया है. सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्टैंजा. Anaphora is repeated use of a word at the start of two or more consecutive lines. कि एनाफोरा क्या होता है कि उसके अंदर स्टार्ट ऑफ टू और मोर कंसेक्यूटिव लाइंस में एक वर्ड का रिपीटेड यूज़ होता है. यानी कोई भी वर्ड बार बार किसी दो लाइनों में स्टार्टिंग में यूज़ हो रहा है, वो स्टार्टिंग में यूज़ होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड एनाफोरा. So here are some examples. The frog in the nightingale poem that is from class 10th standard. So here the poet says, the frog and the nightingale. Said the frog, I tried to teach her, but she was a stupid creature. Far too nervous, far too tense, far too prone to influence. So यहाँ पे ये जो far too ये रिपीट हो रहा है. दीज वर्ड्स आर यूज इन स्टार्टिंग में यूज़ हो रहे हैं ये वर्ड्स. सो यहाँ पे पोइट ने एनाफोरा का यूज़ किया है. सो इन द नेक्स्ट स्टैंजा, एंड दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोम द ब्रुक एंड दिस पोम इज टेकन from your class 9th standard. Brook poem से है ये. So here you can see, and here and there a lusty trout, and here and there a howling. So यहाँ पे and here these words are repeating in starting of two or more consecutive lines. So ये देखिए starting में use हो रहा है यहाँ पे and here and here. सो यहाँ पे ये स्टार्टिंग में यूज़ हो रहे हैं. सो यहाँ पे यूज़ हुआ है एनाफोरा. ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट इज एंटीथेसिस. सो एंटीथेसिस इज यूज ऑफ अपोजिट वर्ड्स इन क्लोज प्लेसमेंट. कि जब भी पोइट अपनी पोइट्री के अंदर अपोजिट वर्ड्स का यूज़ करता है, वो कहाँ पे? क्लोज प्लेसमेंट, मीन्स पास अगर उनका यूज़ करता है, दैट इज़ कॉल्ड एंटीथेसिस. सो हियर आर सम एग्जाम्पल्स. एवरी नाइट फ्रॉम डस्क टू डॉन द वॉइस ऑफ थंडर डिक्लेयर्स माई अराइवल. सो हियर यू कैन सी डस्क मीन डे ब्रेक एंड डॉन मीन सनसेट. सो ये दीज आर द अपोजिट वर्ड्स और ये यूज़ किए गए हैं क्लोज प्लेसमेंट पर, यानी कि आसपास इनको नज़दीक हमने यूज़ किया है. सो हियर
antithesis is used. And again in the next line you can say, you can see the voice of thunder declares my arrival, the rainbow announces my departure. So here arrival means to come and departure means to go. सो ये दोनों अपोजिट हैं और ये क्लॉज प्लेसमेंट पे यूज़ किए गए हैं. सो यहाँ पे पोएट ने एंटीथेसिस का यूज़ किया है. सो नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस इज एजोनेंस. सो व्हाट इज एजोनेंस? Assonance is the repetition of vowel sound within a sentence. Within a कि एजोनेंस में क्या होता है, इसमें रेपिटेशन होता है वॉवल साउंड का. किसी सेंटेंस में अगर कोई वॉवल साउंड बार बार रिपीट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एजोनेंस. सो हियर आर सम एग्जांपल्स. ऑल द वर्ल्ड्स आर स्टेज. ऑल द वर्ल्ड्स आर स्टेज. सो यहाँ पे ये जो एस साउंड है ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है. नेक्स्ट लाइन में देखिए, एंड ऑल द मैन एंड वेमेन मियरली प्लेयर्स. सो यहाँ पे इन लाइन्स में ई साउंड बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है. यहाँ पे एजोनेंस का यूज़ हुआ है. दे हैव देयर एग्जिट्स एंड एंट्रेंस. दे हैव देयर एग्जिट्स. द यानी कि टी एच साउंड बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है. नेक्स्ट इसमें ई साउंड भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है. बार बार इसकी साउंड आ रही है यहाँ पे. सो यहाँ पे एजोनेंस का यूज़ पोएट ने किया है. नेक्स्ट आपकी पोम है द डक इन द कंगारू पोम, जो कि आपकी क्लास 9th के सिलेबस से ली गई है. सो इसमें देखिए, गुड ग्रेशियस हाउ यू हॉप. यहाँ पे ओ साउंड प्रोमिनेंट है. नेक्स्ट लाइन में देखिए, ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू. ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू. फिर से यहाँ पे टी एच साउंड एंड ई साउंड ज़्यादा प्रोमिनेंट है, तो यहाँ पे एजोनेंस का यूज़ पोएट ने किया है. सो नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस इज असाइंडेंटन. असाइंडेंटन क्या होता है कि अ राइटिंग स्टाइल इन विच कंजंक्शंस आर omitted बिटवीन वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस. कि जब भी कोई वर्ड्स यूज़ होते हैं या कोई फ्रेज़ का यूज़ किया है या फिर क्लॉजेस का यूज़ हो रहा है किसी राइटिंग स्टाइल के अंदर, और वहाँ पे कंजंक्शंस क्या हैं, ओमिट किए गए हैं, उनका यूज़ नहीं किया गया. उनका यूज़ होना चाहिए था लेकिन यूज़ हुआ नहीं. दैट इज़ कॉल्ड असाइंडेंटन. सो हियर आर सम एग्जांपल्स. यू कैन सी I slip, I slide, I gloom, I glance. So here you can see there are no conjunctions used in this line. So यहाँ पे असाइंडेंटन का यूज़ हुआ है, यानी कि यहाँ कोई ना कोई कंजंक्शंस यूज़ होना चाहिए था, लेकिन पोएट ने कोई भी कंजंक्शन का यूज़ यहाँ पे नहीं किया, उसको ओमिट किया है. सो यहाँ पे जो है पोएट ने असाइंडेंटन का यूज़ किया है. ओके. So these are the literary devices that I want to discuss with you. So we will meet in our next video, and I hope that I made myself clear them to you. Okay. So we will meet in next video with a new topic, with a new lesson. So keep learning and keep practicing. Bye and have a nice day.